हाँ जी, हेलो, वेलकम टू कॉमर्स विला। आइए ज़रा आज देखते हैं हम कि कंपनी की सभाएं कौन कौन सी होती है और किस किस प्रकार की होती है। उसी कड़ी में आइए ज़रा देख कर चलते हैं सभाएं, या फिर इसको मीटिंग्स कह दें, तो इसमें कोई दूसरी कोई आपको संख्या की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ जी, तो देखिए ज़रा, मीटिंग्स जो हैं कंपनी के अंदर वो 4 तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी? अंशधारियों की। अंशधारी बोले तो शेयर होल्डर। अच्छा ये बताओ ज़रा, इनकी मीटिंग क्या ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है भाई, ये मालिक हैं, आका हैं, आका, है ना। तो इनकी मीटिंग तो बिल्कुल ज़रूरी हो जाती है, तो एक इनकी मीटिंग होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट संचालकों की। अब आपको पता है कंपनी एक ऐसा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का जिसके अंदर ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है। जो प्रीवियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, पार्टनरशिप हो गई, इनके अंदर क्या होता है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट जो है वो सेम होता है। बट कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता है, कंपनी को चलाता कोई और है जबकि कंपनी किसी और की होती है। तो इसमें बड़ा डिफरेंस है। कंपनी है किन की? अंशधारियों की। चला कौन रहा है? संचालक। तो भैया इनकी भी तो मीटिंग करानी जरूरी है, ठीक है, तो इनकी भी मीटिंग देखेंगे। फिर तीसरे नंबर पे ऋण पत्रधारी। अब एक बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, एक ऋण पत्रधारी यानी कि ऋण पत्र और एक ऋण दाता, दोनों में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। बेसिकली है क्या, ऋण पत्रधारी ये नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड बोल तो इनको इनकी जो लायबिलिटी है, इन्होंने जो पैसा दिया है उसके बदले में इन्हें कुछ सिक्योरिटी दी जाती है। अब वो हो सकता है फिक्स चार्ज हो सकता है फ्लोटिंग चार्ज हो, वो डिपेंड करता है, लेकिन ये नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं। और उधर ऋणदाता ये क्या होते हैं? ये नॉर्मली सिक्योर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। इन्होंने कंपनी को डेट दे रखा है, पैसा इन्होंने भी दिया और पैसा इन्होंने भी दिया है, लेकिन इनको फिक्स समय इनका फिक्स है। इनके लिए हो सकता है सिक्योरिटी भी फिक्स है कि आपको अगर पैसा ना मिला तो इससे आप पैसा ले लेंगे, लेकिन इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ऐसा हो। अब ऋणदाता कौन हो सकते हैं? जैसे क्रेडिटर ऋणदाता है भाई, बैंक्स हैं, पैसा दे रखा उन्होंने, सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, बट डिबेंचर से अलग सभी ऋणदाता जो हैं उसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ओनली डिबेंचर्स की बात हो रही है, ठीक है। डिबेंचर्स का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उनका रिडम्पशन करना जो है जरूरी होता है। यहाँ पर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बताया है, उसमें मतलब क्रेडिटर है जी, वो एक तरह से नॉर्मल क्रेडिटर्स, ठीक है, बट उन्होंने भी पैसा तो उन्होंने भी दिया है भाई, है ना। तो वो चीज़ हमने बिल्कुल देख के चलेंगे। तो ये ज़रा देख के चलते हैं अंशधारियों की सभाएं कौन कौन सी है। अंशधारियों की जो पहली सभा है ये कौन सी है? वार्षिक साधारण सभा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? AGM। ये जो मिसेस बोलती है ना AG, वो वाली AG नहीं है, ये एनुअल जनरल मीटिंग है, ठीक है। ये साल में एक बार होती है, साल में इसका बुलाया जाना आवश्यक है, मतलब हर साल ये मीटिंग होती है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्यों? क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? शेयर होल्डर बेसिकली आपने क्या कुछ कमाया है, क्या कुछ गंवाया है, क्या कुछ आपकी परफॉर्मेंस रही है, कहाँ पे आपने लैग करा है, कहाँ पे आपने आपकी स्ट्रैटेजी को सही से एग्जीक्यूट किया है, कहाँ पे आप लैग करे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होती हैं, ठीक है। ये साल के अंदर हम बुलाते हैं। किसके द्वारा बुलाई जाती है? ये किन के लिए? बेसिकली शेयर होल्डर्स की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके अंदर जो है एक बेसिक जो टाइम पीरियड है, जैसे अगर हम बात करें स्टार्टिंग, जब पहली हमारी जो वार्षिक साधारण सभा होगी वो कब होगी? जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, जो हमारा वित्तीय वर्ष
ख़त्म होगा उसके 9 महीने में आपको एजीएम बुलानी ज़रूरी है। ध्यान रखना ज़रा, पहली, सबसे पहली। और उसके बाद की जो भी एजीएम होंगी उनका जैसे ही वित्तीय वर्ष समाप्त होगा तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपको उसे बुलाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। और दो जो हमारी वार्षिक सभाएं होती हैं, वार्षिक साधारण सभा होती हैं, इनके बीच में 15 महीने का जो है डिफरेंस होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, पहले के केस में हम साल ख़त्म होने के 9 माह के भीतर मतलब बच्चे यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न पा लेते हैं कि सर जैसे साल ख़त्म हुआ उसके बिल्कुल 9 महीने गिनने और उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं है। 9 माह के भीतर आप कभी भी एजीएम बुला सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे पहली जो है आपकी वार्षिक सभा हो चुकी है, पहला आपका साल जा चुका है, उसके बाद की जो भी सभाएं हैं वो जैसे आपका ईयर एंड होता है तो आप 6 महीने के भीतर आपकी वार्षिक साधारण सभा बुलाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी सेकंड मीटिंग 9 मंथ के 6 मंथ बाद दोबारा ईयर एंड के जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए 2021-22 की बात करूं मैं, 31 मार्च 2022 है ना, ये आपका एंड है। तो इसके बाद अगर आपका ये इस साल आपने कंपनी को फॉर्म किया, ये आपकी पहली एजीएम है, तो आप क्या करोगे, इसके 9 महीने के अंदर अंदर आप क्या कर लोगे, मीटिंग बुला लोगे। बट नेक्स्ट ईयर पे बात आती है 2022-23 की। अब इसका लास्ट डे कौन सा है, ईयर कहाँ पे एंड हो रहा है, 31 मार्च 23। इसके 6 मंथ्स के अंदर आपको एजीएम बुलानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है बात। 15 मंथ है कि इन 2 मीटिंग्स के बीच में 15 महीने का टाइम होता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली होकर भी चल। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, तो आइए ज़रा मतलब 15 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, कम का हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, वो सिचुएशन बताया हुआ है। आइए ज़रा मतलब ये यहाँ पर क्या नॉर्मल जो है केसेस डिस्कस करते हैं, जो भी आपका कंपनी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें हैं, जो भी शेयर होल्डर्स के काम की हैं, जिसमें भी उनका हित प्रभावित होता है, उसके बारे में सभी चीज़ों की डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। ओके जी, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कंपनी के संचालक मंडल को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एजीएम तक जाते जाते बहुत देर हो जाएगी, अभी हमें अपने शेयर होल्डर्स को कोई इन्फॉर्मेशन देना या किसी चीज़ के ऊपर राय लेना या कोई प्रस्ताव रखना जरूरी है। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, असामान्य साधारण सभा बुलाई जाएगी, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, फिलहाल हम BCom BBA लेवल की बात कर रहे हैं तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, ओके जी। अब तीसरी बात करते हैं, यह है वर्ग सभाएं। देखिए होता क्या है, कंपनी कई बार अलग अलग क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ जो हैं इशू करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कुछ शेयर्स को वोटिंग राइट्स हो, ठीक है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स इशू किए जाते हैं। बेसिकली BCom लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है वैसे, लेकिन कंपनी ऐसा करती है। ठीक है, होता क्या है, किसी के पास कोई राइट होता है, किसी के पास कोई राइट होता है, मैं उसके ज़्यादा डीप में नहीं जाता, लेकिन अलग अलग क्लास की सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, और डिफरेंस किस तरह से भी हो सकता है, जैसे मान के चलिए अगर हम बात करें तो शेयर्स तो दोनों हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और इक्विटी शेयर्स भी हैं, तो ये भी दोनों अलग क्लास हो गई। तो जब इस तरह से क्लासिफिकेशन जो है ज़्यादा हो तो कंपनी क्या करती है, अलग अलग क्लास के लिए एक एक मीटिंग अलग अलग से अरेंज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल साधारण शब्दों में अगर बात करें तो मान के चलिए हम BCom फर्स्ट ईयर के बच्चों को एक साथ बुलाएं और उनकी एक मीटिंग कराएं, सेकेंड ईयर वाले बच्चों को एक साथ बुलाएं, उनकी एक मीटिंग कराएं। इसी तरह से कंपनी क्या करती है, अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स जो हैं उनके शेयर होल्डर्स को बुलाएं और उनकी मीटिंग कराएं, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ग सभाएं, यानी कि क्लास मीटिंग्स। आई होप ये आपको क्लियर है, कह सकते हैं। ठीक है, बट ये कई बार अलग भी हो जाता है। ठीक है, बेसिकली हो के क्या चल रहा है, ये है बस अलग अलग क्लास के लिए बस, वरना हो सकता है AGM में हो सकता है EGM में हो जाए। ठीक है, AGM में बेसिकली
होता क्या है कि नॉर्मली सभी शेयर होल्डर्स को बुला लिया जाता है, ठीक है। EGM का केसेस ऐसा बन जाता है, ठीक है। EGM में भी शेयर होल्डर्स को ही बुलाया जाता है, बट ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक नहीं रुक सकते। ऑब्वियसली भाई मीटिंग्स तो डायरेक्टर्स ही बुलाते हैं, AGM भी चाहिए जी, ठीक है। बुलाते डायरेक्टर्स ही हैं, ओके जी, बुलाएंगे डायरेक्टर्स ही, हाँ बुलाएंगे शेयर होल्डर्स को, ओके। आइए ज़रा आगे बात करते हैं। आगे किसकी सभाएं हैं? संचालकों की, संचालकों की यानी कि डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हैं यहाँ पर। तो भैया क्या सबसे पहली बात, क्या डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी ज़रूरी है? यस, बिल्कुल ज़रूरी है। बिना डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के डायरेक्टर्स जो हैं वो हो सकता है कि डिसीजन तक ना पहुंच पाएँ। और आपने पीछे पढ़ा भी है कि बहुत सारे आपको डायरेक्टर्स के जो राइट्स हैं वो कब मिलते हैं? जब आप डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन या फिर वहाँ पर प्रस्ताव पास कर ले, डायरेक्टर्स की आपस में सहमति हो जाए किसी बात पर, तब जाके उनको वो अधिकार आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी मांगना है ना शेयर होल्डर से, तो डायरेक्टर्स का इस तरह से अगर मीटिंग नहीं हो रखी होगी तो क्या एक डायरेक्टर इस तरह से पैसे मांग सकता है? नहीं मांग सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आएंगी, तो ये डायरेक्टर की मीटिंग भी जरूरी हो जाती है। आइए जरा, कब होगी ये? समामेलन के 30 दिन के भीतर, यानी कि कब? जब ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, जैसे ही कंपनी बनी है तो 30 दिन के भीतर डायरेक्टर्स की मीटिंग होना जरूरी है। भैया इसमें काफ़ी डिफरेंस है, ये तो साल के बाद कर रहे हैं और ये 30 दिन के भीतर ही। चलानी तो इन्होंने ही है कंपनी जी, मैनेजमेंट तो इन्होंने ही करना है ना, ठीक है। तो आइए ज़रा, यहाँ पर कम से कम 4 सभाएं होनी जरूरी हैं। किसमें? एक साल में, ठीक है जी। कम से कम 4 सभाएं होती हैं संचालकों की, ओके जी। और यहाँ पर जो है 182 दिन से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे कम का ही अंतर रहता है। बेसिकली अगर हम 182 दिन से ज़्यादा का अंतर रखेंगे तो आप सोच के देख लो, एक साल में 4 मीटिंग्स होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये इसीलिए ऐसा टाइम पीरियड रखा गया, ओके जी। और जब भी ये डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी तो इनके अंदर कम से कम 7 दिन पहले आपको जानकारी देना आवश्यक है जी, ठीक है। ये कितने दिन सभी के लिए? 182 दिन मतलब 2 मीटिंग के लिए या 4 मीटिंग के लिए? क्या? दो मीटिंग के बीच का गैप, 2 मीटिंग्स के बीच का गैप, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरी कैटेगरी किसकी सभाएं? ऋण पत्रधारियों की, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स की बात कर लेते हैं ज़रा। तो डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग कब जरूरी हो जाती है? बस ये इंपॉर्टेंट है ना। वैसे डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग नहीं बुलाई जाती, पहली बात ये समझ लो ज़रा। यानी कि ये जो दोनों इनकी अंशधारियों के और संचालकों की जो सभाएं हैं ये नॉर्मली बुलाई जाती हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तब भी बुलाया जाता है। बट ये जो 2 कैटेगरी है ना, इनकी सभाएं सिर्फ तब बुलाई जाएंगी जब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा होगा, समझ रहे हो? हाँ जी। तो आइए ज़रा, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा है, क्या इनको सभा को कब बुलाया जाएगा? हित प्रभावित होने पर, जब इनका हित प्रभावित होगा, यानी कि जब इनके इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ हिट होगा। इनकी बात हो रही है मतलब इनको फ़ायदा नुकसान कुछ ना कुछ तो हो सकता है, बेसिकली नुकसान की बात होती है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है जी। हाँ जी, संचालक मंडल ही बुलाता है, मीटिंग्स तो सारी संचालक मंडल ही बुलाता है, ठीक है। बट बुलाएगा किनको? इसमें ऋण पत्रधारियों को बुलाया जाएगा। तो आइए जरा बात कर लेते हैं कब कब इनको बुलाया जाएगा। पहला, ऋण पत्रों की शर्तों को परिवर्तित करने के लिए। डिबेंचर्स हैं, उनकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, जिस समय हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तभी क्लियर हो जाती हैं, है ना। रिडम्पशन की भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है तभी क्लियर हो जाती हैं कि आपसे इतना पैसा लिया जा रहा है और आपको इतना पैसा दिया जाएगा, इतने इतने टाइम पे आपको ब्याज दिया जाएगा, इस रेट से आपको ब्याज दिया जाएगा, है ना। अब आपने क्या करना है? उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंज करना है। तो भैया बिना इनके बुलाए, बिना इनकी हामी भरे कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कर लोगे?
ठीक है, वहाँ पर जरूरी हो जाता है इनको बुलाना। आगे समझौता योजना पर विचार के लिए। अब ये समझौता योजना क्या है? कई बार होता क्या है कि कंपनी जो है वो घाटे में चल रही होती है, ठीक है, तो एक स्कीम होती है जिसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोला जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, कंपनी सभी से बोलती है, रिक्वेस्ट करती है कि देखिए हमारी फ़िलहाल हालत जो है वो ऐसी नहीं है कि हम अपनी पोजीशन जो है इसे खड़ा कर पाएँ, सबका डेट जो है पे कर पाएँ, तो कृपया करके ऐसा करिए कि हमें हमारी हेल्प करिए इस चीज़ में। कैपिटल भी रिड्यूस होती है, सभी अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ते हैं और कंपनी के नाम के आगे एंड रिड्यूस लग जाता है, ठीक है। कंपनी को नाम के आगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ABC एंड कंपनी है तो उसके नाम के आगे क्या लगाना पड़ेगा, एंड रिड्यूस्ड। ये बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है और यहाँ पर मैनेजमेंट इस बात को लेकर श्योर है कि हाँ हम अब भी लड़ेंगे और अब भी हम कंपनी को उठा कर ले जाएंगे, ठीक है। कंपनी फ़िलहाल ऐसी कंडीशन में है लेकिन चल पड़ेंगे। तो अगर समझौता योजना पर आपने विचार करना है ना। अब आगे देखो ज़रा, कंपनी के पुनर्गठन, पुनर्निर्माण एवं एकीकरण के समय हो सकता है आप दो कंपनीज़ का एकीकरण कर रहे हो, एमलगेमेशन कर रहे हो, एक साथ मिल रहा हो, या फिर एक कंपनी दूसरे के अंदर मर्ज हो रही है, या फिर एक कंपनी को दूसरी कंपनी द्वारा खरीदा जा रहा है। तो इन सभी कंडीशंस के अंदर डिवेंचर होल्डर्स का क्या होगा, तो इनको बुलाना पड़ेगा ना कि भैया आपका जो है ये होने वाला है, आपको ये पेमेंट मिलने वाली है, ठीक है, तो आपके साथ में ये होने वाला है, ओके। इन दैट केस उनको भी बुलाया जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में कंपनी के समापन के समय का ही भैया इनका पैसा भी तो देना है, तो इनको इनका रीपेमेंट करने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है जी। नॉर्मली ये सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। आइए ज़रा सबसे लास्ट की बात करते हैं ज़रा, किसकी सभाएं, ऋणदाताओं की। ये ऋण पत्रधारियों से अलग हैं, ये हमने पढ़ लिया है ना। ये ऐसे ऋणदाता हैं, सबसे पहली बात, क्या ऋण पत्रधारी जो हैं वो भी ऋणदाता हैं? यस, ठीक है, बट वो एक स्पेशल क्लास है जिसको एक स्पेशल तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है कंपनी लॉ के द्वारा, ठीक है। बट इनको ये उस क्लास में कवर नहीं हो रहे, मतलब बाकी सभी तरह के जो क्रेडिटर्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ओके, सिंपल बात। अब इनकी कब कब सभाएं बुलाई जाएंगी, तो देखिए जरा, पूंजी के पुनर्गठन एवं पूंजी में परिवर्तन की दशा में जी। शेयर कैपिटल होता क्या है, कंपनी कई बार जो है ऐसा कुछ करके चलती हैं जिससे इनके भी इंटरेस्ट पे फ़र्क पड़ता है, तो उस केस में इनकी भी सभाएं बुलाना ज़रूरी है। और अगर ये इन चीज़ों में राज़ी नहीं होते तो क्या करना होता है, इनको इनका रिकमेंड करके क्लियर करना होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं किसी समझौता योजना को स्वीकार करने की दशा में। समझौता इनको भी करना पड़ेगा, कब, मतलब अभी आपसे बात करी, क्या कंपनी ऐसी हालत में चल रही है, कंपनी ऐसी हालत में चल रही है कि कंपनी अपने डेट्स नहीं पे कर सकती, या फिर कंपनी को कोई प्लान है कि कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, या फिर उस कंपनी ने किसी और कंपनी को खरीदा, या फिर उस कंपनी को कोई और कंपनी खरीद रही है, या फिर उस कंपनी का नाम चेंज हो रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, ऐसे करके कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ और सोच के पैसा दिया होगा और हो सकता है इनके ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाए और वो उन चीज़ों पर राजी ना हो, तो इसलिए इनकी भी सभाएं बुलाना आवश्यक हो जाता, ठीक है। और देखिए ज़रा, ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन का प्रस्ताव पारित कराने के लिए या फिर पारित करने के लिए, आपको पता है ऋणदाता अगर इस बात को लेकर चलते हैं या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कंपनी इस पोजीशन में काम कर रही है कि उनका पैसा उनको रीपे नहीं हो पाएगा, तो क्या करते हैं ऋणदाता, न्यायालय को एप्लीकेशन डाल देते हैं। और अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि कंपनी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो कंपनी क्या होती है, वाइंड अप हो जाती है, कंपनी का समापन हो जाता है। तो अगर उनको ऐसा कुछ करना है तो भैया सुबह तो बुलानी पड़ेगी ना, ठीक है। नेक्स्ट, निस्तारक द्वारा सभा बुलाना। जब इन्होंने एप्लीकेशन डाल दी
तो एप्लीकेशन डालने के बाद में कंपनी का होगा समापन, है ना, अगर वहाँ पर सब चीज़ें उनके हिसाब से पाई जाती हैं, समापन होगा। समापन कैसे होगा? कोर्ट की तरफ से एक पर्सन आएगा जिसको रिसीवर बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? निस्तारक। उस निस्तारक के साथ में आपकी बैठक होगी। और कई बार क्या होता है, ये जो ऋणदाता है या फिर ये जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, बेसिकली ऋणदाता जो हैं वो भी एक तरह के है ना, इनसे मिलते जुलते ही हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये कई बार अपनी तरफ से एक पर्सन अपॉइंट करते हैं। मेनली किनके द्वारा किया जाता है? डिवेंचर होल्डर्स के द्वारा, ठीक है, ट्रस्टी जिसको बोलते हैं। बट क्या वो कर सकते हैं? हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हैं, बिल्कुल। इनके द्वारा ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है। क्या, किस लिए? कि भैया ऐसा है, सबसे पहले जब तक हमारा पेमेंट नहीं हो जाता तब तक ये हमारा बंदा आपके साथ रहेगा, सारे एसेट्स बिकवाएगा, और उसमें से जब तक हमारा पैसा नहीं पूरा हो जाता तब तक ये रहेगा, और हमारा पैसा पूरा करते ही हम निकल लेंगे, बाकी अब अपना संभाल लियो, ठीक है। तो उस केस में वो जो मीटिंग बुलाई जाती है वो भी किनकी होती है? ऋणदाताओं की सभा होती हैं। और ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनमें सभाओं का बुलाना आवश्यक है, ठीक है। हाँ, सारी सभाओं के लिए ऑब्वियसली डायरेक्टर्स ही इनिशिएट करते हैं, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जिस तरह से इसमें लास्ट में मतलब ऋणदाता खुद को कर रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं वहाँ पे। देखो ऐसा है, कंपनी के ऊपर ना क्या किया गया है, कई तरह की लिमिटेशंस लगाई गई हैं, ठीक है, कि अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो संचालक मंडल के ऊपर दंड के प्रावधान रखे गए हैं। तो इसलिए इनकी मजबूरी हो जाती है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। जैसे अगर मोटी मोटी सी बात करूँ, ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट किसको सौंपनी होती है? ROC को सौंपनी होती है? नहीं, हाँ हाँ, किसको सौंपनी होती है? ऑडिटर यानी कि CA को अपनी रिपोर्ट किसको देनी होती है? ऑब्वियसली इसकी रिपोर्ट किसको होती है? स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं, है ना। बट वो सबमिट किसको करते हैं? कंपनी को। अब ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसे हर उस पर्सन तक पहुंचाना जिसके लिए इसका इन्फॉर्मेशन का प्राप्त करना ज़रूरी है। और अगर वो नहीं पहुंचाते हैं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कंपनी के पास मतलब वो डायरेक्टर के पास आएगी ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है एक अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यहाँ तक जो है आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो पाए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद है सब बढ़िया होगा, तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जहाँ पर आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से व्यवहार जो हैं वो सामान्य व्यवहार हैं, यानी कि किन दशाओं में सामान्य प्रस्ताव पास करके कंपनी वो कार्य कर सकती है और किन दशाओं में विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हम देख के चलेंगे। ये आप सभी को विदित है क्या कि सामान्य प्रस्ताव कब पास होता है? जब नॉर्मली अपने परसेंटेज टर्म्स में क्या पढ़ रखा है कि 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो किसी चीज़ के लिए एग्री हो जाएं या डिसएग्री हो जाएं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? सामान्य प्रस्ताव, है ना, वो प्रस्ताव ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है। और अगर कुछ ऐसे केसेस हैं, मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं, जहाँ पर 75% या उससे ज़्यादा लोगों का एक तरफ होना ज़रूरी है, तब जाके वो काम हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब वो काम कौन कौन से हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, वो कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिनके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। तो आइए ज़रा आज उसी के ऊपर बात करते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पर हमने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। ये 6 पॉइंट अगर आपके किसी सिचुएशन में हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट है तो क्या होगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आपका काम चल सकता है। आपको वहाँ पर विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यू नीड नॉट पास एनी स्पेशल रेजोल्यूशन,
आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहली बात, संचालक मंडल की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन। जैसे होता क्या है, ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट देते हैं, ऐसे ही संचालकों को भी अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है जिसको बोला जाता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक है, जब वो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है तो वो क्या है, वो एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, मतलब वो कंपनी के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज मोर देन सफिशिएंट, उसके लिए आपको विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए जरा आगे, वार्षिक खातों का स्वीकरण। अब वार्षिक खाते यहाँ पे क्या क्या आ जाते हैं, आपका SOPL आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है ना, और इसकी जो एडिशनल जो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे नोट्स टू अकाउंट्स होगी, है ना, जिसका बड़ा लंबा सा नाम कर दिया, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन। अब बच्चे यही शॉर्ट में करके चल रहे हैं, अब भी नोट्स, कोई दिक्कत नहीं चल रहा है ना। और प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं, उनको पढ़ना है, ठीक है, आपके लिए चलेगा। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट वेरिएबल एप्लीकेबल, जहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली ये जो फाइनल अकाउंट्स इनको बोल सकते हैं या फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनको बोल सकते हैं, इनका अप्रूवल होता है। तो ये भी क्या है, इनको स्वीकार किया जाता है कि हाँ ये सही हैं। देखिए बच्चे कुछ ना इन्फॉर्मेशन को गलत परसीव कर जाते हैं। सबसे पहली बात, अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है, संचालक मंडल की है। ठीक है, वही उसको बनाएगा और वही उस चीज़ को एंश्योर करेगा कि ये सही है। फिर उसके बाद जो स्टेक होल्डर हैं उनकी जानकारी के लिए या फिर उनके हितों की रक्षा के लिए क्या किया जाता है, एक थर्ड पार्टी से इस चीज़ की एश्योरेंस ली जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑडिट। वो एक थर्ड पार्टी होती है, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, स्वतंत्र होता है, वो कंपनी से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रख रहा होता है, और वो आके अपना ओपिनियन देता है। उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी संचालकों की है, जिम्मेदारी मैनेजमेंट की ही है। वो आके अपना ओपिनियन दे रहा है, वहाँ पर जो उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो उसके सामने फैक्ट्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन बताता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्वीकृति होती है इसकी, और ये भी आपका ऑर्डिनरी बिजनेस है। ओके, नेक्स्ट, वार्षिक खातों के संबंध में अंकेक्षों की रिपोर्ट की स्वीकृति। जो हमने वार्षिक खाते बनाए हैं, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, उस पर ऑडिटर अपनी भी रिपोर्ट देता है, उसकी भी स्वीकृति होती है, तो वो भी क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल, क्योंकि वो हर बार का एक नॉर्मल सा कार्यक्रम है जो हर बार होना ही होना है। ठीक है, आइए जरा आगे बात करते हैं। अवकाश ग्रहण करने वाले संचालकों के स्थान पर नए संचालकों की नियुक्ति। यहाँ पर कुछ संचालकों ने अवकाश ग्रहण किया और उनके स्थान पर क्या होता है, उनकी जो वैकेंसी है उसको फिलअप किया जाता है, उनके स्थान पर नए संचालक नियुक्त किए जाते हैं, वहाँ पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं। आगे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ तो नए की तो कर रहे हैं ना, पुराने वालों की जगह पर कर रहे हैं ना। हाँ सर अगर एक्स्ट्रा करें पहले से ही है। कुछ देखो, अगर हम एक लिमिट तक कर रहे हैं, हमने क्या पढ़ा है, संचालक कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 15। अगर हम 15 से ज़्यादा लेके चल रहे हैं, तो फिर तो स्पेशल है ना, तो फिर वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, वैसे नहीं पड़ेगी। ओके, आइए जरा, अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण, यानी कि ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट भी एक ऑर्डिनरी बिजनेस है। ऑडिटर आप बिल्कुल जानते हैं, एज डिफाइंड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, मतलब वो क्या, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसके बारे में आई थिंक आपको सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका जब अपॉइंटमेंट होता है और उनकी जो रेम्युनरेशन है, जो उनकी फीस है, वो जो फिक्स होती है, वो भी एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, कंपनी के लिए एक साधारण सा प्रोसेस है। ठीक है, आगे आइए जरा फटाफट से। लाभांश की घोषणा यदि कोई हो, अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया यदि कोई हो, आपने पढ़ा है क्या लाभांश की घोषणा करना जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
इसका प्रोसेस भी आपने पढ़ा है क्या, कि संचालक मंडल द्वारा लाभांश की सिफारिश की जाती है, फिर उसके बाद अंशधारियों द्वारा उसे अंतिम रूप दिया जाता है। संचालक मंडल ने जितने भी लाभांश की सिफारिश की है, अंशधारियों द्वारा उसे कम तो किया जा सकता है परंतु बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, और अगर इनको लगता है कि भैया कंपनी की ग्रोथ के लिए हमें लाभांश नहीं बांटना चाहिए तो नहीं बटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई लाभांश हमने डिक्लेयर करना है वो भी हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस है। ओके मतलब यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इन सब केसेस को छोड़ के अगर और कोई सा भी केसेस बन रहा है, कोई भी केस आ रहा है, जैसे आपने अपने शेयर कैपिटल को चेंज करना है, आपने अपना हेड ऑफिस चेंज करना है, आपके ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहे हैं, आप किसी नए बिजनेस में एंटर कर रहे हो, ये सब केसेस हैं अगर, तो इन केसेस में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं बच्चों जहाँ पर स्पेशल नोटिस की आवश्यकता पड़ती है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बीकॉम बीबीए लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फिर अगली उसके लिए आ जाते हैं, तो उसके लिए हम रिक्वायरमेंट पड़ती है तो अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। आई होप इतना आपके लिए क्लियर है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।